लॉकडाउन के बीच दिल्ली एनसीआर में आज से सीएनजी महंगी। सुबह 6 बजे से नए रेट लागू। अब ग्राहकों को 1 किलो सीएनजी के लिए चुकाने होंगे 43 रुपए। संविधान से भारत अर्थात इंडिया में से इंडिया को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। याचिकाकर्ता की दलील, इंडिया शब्द गुलामी की निशानी। विकराल रूप ले रहा है चक्रवात निसर्ग। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा में आज तेज हवा के साथ बारिश के आसार। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा क्षेत्र में हो सकता है ऐतिहासिक करार। सालों की चल रही वार्ता के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए सैन्य बेसों का इस्तेमाल करने पर बनी सहमति। और विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष लेखराज राणा ने मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी जानकारी। राम मंदिर निर्माण में भेजी जाएगी हिमाचल के तीर्थ स्थलों की मिट्टी और पानी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनादेश एक्सप्रेस लाइव में और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया भट्ट। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका की, जहां लगातार हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। बता दें, अमेरिका में अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में हुई हत्या के विरोध में लगातार लोगों का हिंसक प्रदर्शन जारी है। अमेरिका के वॉशिंगटन में अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन, हिंसा और लूटमार लगातार जारी है और देश भर में हालात असामान्य हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों द्वारा टीवी चैनल CNN के मुख्यालय पर भी गलत रिपोर्टिंग के चलते हिंसक प्रदर्शन किए गए हैं। अमेरिका के कई शहरों में प्रदर्शन की आंच पहुंच चुकी है। खबर है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आधिकारिक आवास व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शनकारियों के बड़े जमावड़े को देखते हुए ट्रंप और उनकी पत्नी और बेटी को व्हाइट हाउस की भूमिगत बंकर में शिफ्ट किया गया था। 1 घंटा बंकर में गुजारने के बाद उनको वापस व्हाइट हाउस में शिफ्ट किया गया है। गौरतलब है कि बड़े खतरे और राष्ट्रपति की जान को गंभीर खतरा देखते हुए ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। अश्वेत युवक की पुलिस द्वारा बेरहमी से की गई हत्या के बाद से अमेरिका भर के अश्वेत लोगों में भारी गुस्सा है और लगातार हिंसक प्रदर्शन और लूटमार जारी है। और चलिए अब खबरों में आगे बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बिल्हौर की खबर का, जहां मौसम ने यू टर्न लिया है, जिसके चलते बिल्हौर तहसील के अंतर्गत उत्तरी पुरा में भीषण आंधी तूफान और ओलावृष्टि के चलते GT रोड के पास एक पेड़ गिर गया। ये पेड़ लालपुर गांव के सामने रेलवे लाइन पर गिरा, जिससे OHE लाइन टूट गई। वहीं घटना पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और GT रोड के गिरे पेड़ों को कटवाकर तत्काल प्रभाव से हटवाने की कार्रवाई की गई। पूरे देश भर में कोरोना वायरस से बचने के लिए लॉकडाउन किया गया है, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था का आर्थिक ढांचा अब कमजोर पड़ने लगा है। वहीं उत्तराखंड में विकास की पटरी भी धीमी गति से चल रही है। ऐसा लगता है कि सरकार ने अपना पूरा ध्यान अब केवल कोरोना पर ही लगा दिया है और विकास को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। अगर बात करें स्मार्ट सिटी की लिस्ट में शामिल राजधानी देहरादून की, तो यहाँ पर विकास के नाम पर केवल गड्ढों में तब्दील टूटी फूटी बदहाल सड़कें ही नजर आती हैं और इसके सिवा कुछ नहीं। मामला राजधानी दून के कॉन्वेंट रोड स्थित सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी कैथोलिक चर्च के सामने का है। तस्वीरें भी आपको यहाँ पर चर्च के आगे की दिखा रहे हैं, जहाँ काफी दिन पहले प्रशासन के आदेशों के अनुसार यहाँ पर सीवर लाइन आदि कार्यों से संबंधित बुलडोजर द्वारा सड़क की खुदाई की गई थी और तब से अब तक ये सड़क ज्यों की त्यों स्थिति में बनी हुई है। एक तो पहले ही ये सड़क बदहाल स्थिति में थी, लेकिन अब सड़कों पर हुई खुदाई के चलते इसमें और गहरे गड्ढे हो चले हैं। वहीं दूसरी ओर परेड ग्राउंड से निकलने वाला गंदा पानी इस पूरी सड़क पर कट रहा है, जिससे आमजन मानस के लिए और समस्या बढ़ गई है। वहीं गड्ढों में तब्दील सड़कें और गंदे पानी से वाहनों पर सवार लोगों को काफी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वाहनों पर सवार इन लोगों को कड़ी मशक्कत के साथ इस सड़क से होकर गुजरना पड़ता है और उनको हमेशा ये भय रहता है कि कहीं गहरे गड्ढों के कारण कोई बड़ी दुर्घटना ना घट जाए, जिसका खामियाजा उनको जीवन भर भुगतना पड़े। वहीं बात करें प्रशासन की, तो उन्होंने इन सड़कों पर बुलडोजर तो चलवा दिया, लेकिन टूटी फूटी सड़कों की अब तक सुध नहीं ली गई है और इन सड़कों का निर्माण करना तो दूर, इनका भराव भी नहीं किया गया है। प्रशासन की ऐसी बड़ी लापरवाही दर्शाती है कि उनको जनता की रत्ती भर भी परवाह नहीं है। उनके हिसाब से किसी का क्या जाता है।
उनको केवल अपनी जेबें गर्म करने से मतलब है और जनता से बिल्कुल भी नहीं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बात करेंगे अपने मजदूरी के पैसे मांगना एक दलित को कितना भारी पड़ गया। जी हाँ, लॉकडाउन के दौरान 14 दिन खेतों में काम करवाने के बाद जब गरीब मजदूर अमर सिंह ने अपने काम के पैसे मांगे तो 4 लोगों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। वहीं इस मामले में 26 मई को डाकपत्थर चौकी में अमर सिंह द्वारा शिकायत की गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। अमर सिंह ने बताया कि लॉकडाउन के समय विकेश पुत्र स्वरूप चौहान ने उनसे कहा था कि तुम मेरे खेतों में काम करो, जिसके लिए मैं तुमको 400 रुपए रोज दिहाड़ी दूंगा। वहीं जब 24 मई 2020 को 14 दिन बाद काम करने के अमर सिंह ने अपनी दिहाड़ी के पैसे मांगे तो विकेश और उसके साथियों ने शराब पीकर अमर सिंह को जाति सूचक शब्द कहे और उन्हें मारने लगे। साथ ही उन्होंने एक लोहे की रॉड अमर सिंह की कमर और मुंह पर भी मारी, जिससे उनकी आंखें फूटने से बच गई। वहीं मारपीट करने के बाद आरोपी उन्हें अधमरा छोड़कर भाग गए, जिसके बाद घायल अमर सिंह जैसे तैसे डाकपत्थर चौकी पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की अब वो मांग कर रहे हैं। मेरे साथ व्यवहार जी, मैं क्या हुआ, मैं विकास और रात में काम करता था जी, और क्या कहा, मैंने 14 दिन काम करा जी। 14 दिन काम करके मैं पैसे मांगने के लिए गया जी, और उन्होंने मेरे को बोला भी दे रहे हैं थोड़ी देर में, और 9:30 बजे करना आया जी उन्होंने, और मेरे को जी मारा जी बहुत। बाएँ मोरड़ी मेरी बाएँ कुल्ली उखड़ दी थी बाएँ की, और चैन से मारा जी, मेरे को बहुत बुरी हालत कर दी थी। तो क्या चाहते हैं आप अब? मैं ये चाहता हूँ जी, मेरा फैसला क्या हुआ, ये चौकी गया जी, इन्होंने मेरा कोई इंसाफ नहीं किया जी, मेरा इंसाफ करो जी। इसमें मैं बहुत दुखी हूँ जी, मेरा इनको जेल भेजो जी, मैं तो बहुत दुखी बहुत परेशान कर रही है कि हम ये करेंगे सो करेंगे जी, डरा धमका रहे जी हम वो। घर वालों को भी डरा धमका रहे हैं? जी हाँ जी, डरा धमका रहे जी। अच्छा, क्यों मारा था आपको उन्होंने? पैसे के लिए जा रहा था, इतना मारा जी, अब क्या करूँगी मैं। कितने लोग थे वो लोग? 4 लोग थे जी, 2 को जानता हूँ, 2 को जानता नहीं था जी मैं। अच्छा। हाँ जी। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई? मेरा फैसला नहीं कर रहे जी, मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चों को जो परेशानी हो रही बहुत ज़्यादा जी, और क्या कहूँ, मैं इनको जेल भेजो जी, मैं तो खुद ही मर जाऊंगा। कोई मेरा पैसा बहुत लग गया जी, मैं तो इलाज भी बहुत पैसा लग गया जी, मैं क्या कर रहा जी, ज़्यादा मेरे पास की कोई बात नहीं। तो आप उनको जेल भिजवाना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ, उनको जेल भिजवाना चाहता हूँ जी, मैं उनको जेल भिजवाना चाहता हूँ। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे ऋषिकेश की खबर का, जहां एम्स में भर्ती पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के परिवार के 5 सदस्यों को सोमवार शाम डिस्चार्ज कर दिया गया है। हालांकि मंत्री सतपाल महाराज को फिर से भर्ती कर दिया गया है, वहीं बाकी के लोगों को होम क्वारंटीन में रहने की सलाह दी गई है। एम्स संस्थान की ओर से सोमवार को जारी हेल्थ बुलेटिन में प्रोफेसर यूबी मिश्रा ने ये जानकारी दी कि काबीना मंत्री समेत सभी सदस्यों की विस्तृत जांच करने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। साथ ही उन्हें होम क्वारंटीन में रहने की सलाह भी दी गई है। उन्होंने बताया कि ये सभी सदस्य एसिम्प्टोमेटिक हैं, लिहाजा ऐसे पेशेंट्स जिनमें कोविड के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए इन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के तहत होम क्वारंटीन में रखा जा सकता है। जी हाँ, उनके परिवार के सभी सदस्यों का जब कल यहाँ पर एडमिशन हुआ था, उसके बाद उनका डिटेल में एग्ज़ामिनेशन किया गया था और वो सारे ही सदस्य एसिम्प्टोमेटिक पाए गए थे, जिसमें से कि आज 4 सदस्यों का और उसके अलावा एक छोटा बेबी भी है उसमें, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की भी गाइडलाइंस हैं, जिसमें कि ये साफ तौर पे लिखा हुआ है कि अगर कोरोना का रोगी एसिम्प्टोमेटिक है या माइल्डली एसिम्प्टोमेटिक है, स्टेबल है, तो उसको डिस्चार्ज करके होम क्वारंटाइन भेजा जा सकता है अगर उसके पास होम क्वारंटाइन की फैसिलिटी है। तो इसको मद्देनज़र देखते हुए, क्योंकि इन लोगों के पास होम क्वारंटाइन की अच्छी फैसिलिटी हैं, जहाँ पर ये हॉस्पिटल से ज़्यादा कंफर्टेबल रह सकते हैं, तो इनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। और 2 सदस्यों को अभी भी हॉस्पिटल में रखा गया है। सर, ये इनकी रिक्वेस्ट पे इन्हें डिस्चार्ज किया जा रहा है? इनको इनकी ही रिक्वेस्ट पे डिस्चार्ज किया जा रहा है। साथ में जो
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार इनको डिस्चार्ज किया गया है। तो वहीं इससे इतर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है, जिसको लेकर कांग्रेस नेता मथुरादत्त जोशी ने बयान दिया है कि सतपाल महाराज के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि सतपाल महाराज ने पूरी कैबिनेट को गुमराह किया। सतपाल महाराज को कोरोना कैसे हुआ इसकी भी जांच हो और जो भी अधिकारी और मंत्री कैबिनेट बैठक में थे सभी का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए। कि जिनके जब सतपाल महाराज को ये पता था कि उनके घर में ये स्थिति है, उनकी पत्नी बीमार हैं और उनका कोरोना का टेस्ट हो रहा है, तो उसके बाद भी वो सरकार की एडवाइजरी की धज्जियां उड़ाते हुए कैबिनेट की मीटिंग में शामिल होते हैं, अधिकारियों की बैठक करते हैं। पहले तो इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि वो कहाँ से उनके यहाँ कोरोना आया, वो कहाँ गए, कौन लोग ऐसे थे कि जिन्होंने उनको कोरोना संक्रमित किया। क्या इसकी डेप्थ में भी सरकार जाएगी? या सतपाल महाराज अगर प्रदेश से बाहर गए हैं तो क्या सरकार से परमिशन लेके गए थे? क्या मुख्यमंत्री से परमिशन लेके गए थे? सतपाल महाराज ने तो मुख्यमंत्री को भी डार्क पे रखने का काम किया, पूरी कैबिनेट को गुमराह करने का काम सतपाल महाराज ने किया। हमारी मांग है कि सतपाल महाराज के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुकदमा होना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सरकार के सारे कानून गरीब के लिए भी वही कानून है, अमीर के लिए भी वही कानून है, तो सब बराबर हैं। अगर कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो सतपाल महाराज के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और सरकार के जो प्रतिनिधि इस तरीके के भाजपा के जितने भी नेता हैं जो आपदा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हैं, या सरकार ने कोविड-19 के लिए जो एडवाइजरी जारी की है उस एडवाइजरी का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जितने लोग कैबिनेट में थे, चाहे वो मंत्री हों, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हों, चाहे सेक्रेटरी हों, जो लोग उस मीटिंग में थे उनका भी कोरोना टेस्ट होना चाहिए, उनको भी क्वारंटाइन करना चाहिए। और जो पर्यटन विभाग के अधिकारी थे, सिंचाई विभाग के अधिकारी थे, जिनकी मीटिंग सतपाल महाराज ने ली, उन सबको भी क्वारंटाइन होना चाहिए। और जिस तरीके से सतपाल महाराज ने पूरे प्रदेश को संकट में डालने का काम किया, हम अपनी मांग को पुनः दोहरा रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। सतपाल महाराज के कोरोना पॉजिटिव होने के मामले पर अब कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों ने खुद को सेल्फ क्वारंटीन किया है। केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा और सभी को गाइडलाइन का पालन करना जरूरी भी होगा। जब एक ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि हमारे एक वरिष्ठ मंत्री जिनका कोरोना पॉजिटिव आया, तब तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी और जो वहाँ उपस्थित 3 मंत्रीगण थे, सबने निर्णय लिया कि हम लोग अपने आप को सेल्फ होम क्वारंटीन कर रहे हैं। और साथ साथ ये भी निर्णय लिया कि जिस प्रकार की भारत सरकार की गाइडलाइन होगी, जिस प्रकार का उत्तराखंड सरकार के शासन की गाइडलाइन होगी, उनके अनुसार हम उसके बाद उसका जो भी निर्णय होगा उसको फॉलो करेंगे। आज हम लोग सेल्फ अपने आप को हमने क्वारंटीन किया हुआ है, लेकिन अभी तक संभवतः निर्णय नहीं आया है। जो निर्णय प्रशासन का आएगा उसका हम अक्सर से पालन करेंगे और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस प्रकार जो गाइडलाइन है इसका पालन सभी को करना है और सभी को करना चाहिए। आज वर्तमान समय में जो परिस्थिति बनी है कोरोना को हराने के लिए, उसमें ये ज़रूरी भी है कि हम जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क इत्यादि का उपयोग करें, वहीं साथ साथ जो भारत सरकार की गाइडलाइन उनका पालन भी उसी रूप में करें। देखिए, जब हम लोग सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं तो सार्वजनिक जीवन में काम करते हुए कई बार इस प्रकार जाना होता है, कई बार इस प्रकार का, चाहे वो शासकीय कार्य हो चाहे वो सामाजिक काम हो, हम लोग जब जाते हैं तो वहाँ सामान्य स्तर पर कई इस प्रकार की जो दिनचर्या होती है, उस दिनचर्या का जो काम करने का एक प्रकार होता है, वो कहीं ना कहीं एक मैंडेटरी प्रकार जीवन में रहता है। लेकिन जब
हम लोगों को ये जानकारी मिलती है कि हम उस स्थिति में खड़े हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम खुद आगे बढ़कर इस चीज़ को अनुपालन करते हैं। महाराज जी हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं, उन्होंने स्वयं ही जब उनको जानकारी मिली, उन्होंने स्वयं ये जानकारी दी, और पूर्व मंत्री जी जो गुप्ता जी हैं, उनका एकदम तुरंत ही टेस्ट कराया, और स्वयं को आधे घर को क्वारंटीन तुरंत उसी समय हो गया था, और बाद में जैसे ही पॉजिटिव उनका भी आया, उन्होंने सारे परिवार का टेस्ट करा के और अपने आप जब पॉजिटिव आया हॉस्पिटलाइज हुए। तो ये एक जिम्मेदारी है जिसका निर्वहन महाराज जी ने बहुत अच्छी प्रकार से इस रूप में किया है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमें जीवन में सभी लोगों को अपने सरकार की और भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। कांग्रेस नेता और मानवाधिकार कार्यकर्ता भास्कर चुग ने सभी व्यापारी नेताओं से अपील की है कि व्यापारी सरकार से ऐसी कोई मांग न करे जिससे छोटे व्यापारी भुखमरी के शिकार हो जाएं। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड सरकार से भी आग्रह करते हुए कहा कि बाजार खोलने की टाइमिंग सुबह 7 से शाम के 7 बजे की ही रखी जाए। यहाँ के व्यापार मंडल ने कल एक मांग की मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर, कुछ व्यापारी नेताओं ने, कि जो बाजार की टाइमिंग है वो सुबह 7 से 2 बजे तक होनी चाहिए। जो हम पिछड़े और गरीब व्यापारी हैं, जिन्हें ये लोग व्यापारी की श्रेणी में गिनते भी नहीं हैं शायद, हम लोग इस निर्णय का, इनकी इस मांग का सख्त विरोध करते हैं। और हमारे विरोध के पीछे कुछ लॉजिक हैं। ये जो 7 से 2 की टाइमिंग की बात करते हैं, इनके पास कोई लॉजिक नहीं है। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं अपने आदरणीय बड़े भाइयों से जो व्यापारी नेता हैं, कि क्या कोरोना ने कोई टाइमिंग सेट करी है कि जो कोरोना आएगा वो 7 से 2 के बीच में आएगा, या 2 के बीच में नहीं आएगा, 2 बजे के बाद कोरोना आएगा, ये रात को 9 बजे के बाद कोरोना आएगा? क्या लॉजिक है? बिना लॉजिक की मांग इन्होंने मुख्यमंत्री महोदय से करी है। शासनादेश जारी हो गया कि मार्केट 7 से 7 खुलेगा। असल में है क्या कि जो व्यापारी नेता हैं हमारे, ये सब बहुत बड़ी बड़ी दुकानदारी करने वाले लोग हैं। इनकी सुबह 7 बजे से लेके और 2 बजे के बीच में इतनी दुकानदारी हो जाती है कि इनके घर में राशन, बच्चों की फीस, बच्चों का दूध, इसके ये जो जरूरी खर्चे हैं, इनके अलावा इनकी गाड़ियों में पेट्रोल पड़ जाए, इनके घूमने फिरने जो जरूरी जो ये बोलते हैं कि ये अनिवार्य आवश्यकताएं ना हो के जो विलासिता है, उनका भी काम इनका पूरा हो जाता है 2 बजे तक की दुकानदारी, क्योंकि इनकी दुकानदारी कई हजार की दुकानदारी होती है। जो गरीब व्यापारी है उसकी दुकानदारी का क्या? गरीब व्यापारी क्या सुबह 7 से 2 के बीच में इतनी दुकानदारी कर लेता है कि उसके बच्चों का दूध भी पूरा हो जाए? नहीं। 7 से 2 के बीच में एक गरीब व्यापारी 200-300 रुपए की मुश्किल से दुकानदारी करता है, जिसमें 300 की दुकानदारी में 200 रुपए से ऊपर उसका खर्चा होता है। वो अपने बच्चों का दूध कहां से पूरा करेगा? राशन वगैरह तो बहुत दूर की बात है। तो मेरा अपने व्यापारी नेताओं से भी अनुरोध है कि अपनी जो मांग करें वो छोटे व्यापारी के हित को भी थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए करें। और शासन से भी ये मांग है कि इस तरह की अनर्गल मांगों पर ध्यान न देकर हर समाज के हर वर्ग को ध्यान में आप रखें। चाउमीन वाला, नाई, टिक्की वाला, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं। अच्छा, ये भी क्या लॉजिक है कि किराने की दुकान पे कोरोना नहीं आएगा, दूध वाले की दुकान पे कोरोना नहीं आएगा, जूते वाले की दुकान पे कोरोना आ जाएगा? ये क्या लॉजिक है? लॉजिक वाली बात होनी चाहिए। छोटा व्यापारी भी व्यापारी है, उसके भी बच्चे हैं भाई, उसका भी थोड़ा ध्यान कर लो। तो मैं ये निवेदन व्यापार मंडल से भी करना चाहता हूं और शासन से भी कहना चाहता हूं कि आप बाजार की टाइमिंग जो आपने शासनादेश जारी किया वो 7 से 7 का है, उसके अनुसार ही रखें। और यदि देखते हैं कि आगे सब कुछ सही चल रहा है तो उसको टाइमिंग को बढ़ाने का प्रयास करें, ना कि घटाने का। उत्तराखंड डीजीपी अनिल रतूड़ी ने प्रदेश वापस आ रहे लोगों से होम क्वारंटीन के नियमों का पालन करने की पुनः अपील की है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड एक देवभूमि है, हमें इसे देवभूमि को पुनः ऐसी स्थिति में लाना है कि यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक तीर्थ स्थलों पर आए और हमारा प्रदेश और उसके नागरिक खुशहाल हो। इस ओर हम लोग शासन के नेतृत्व में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जो अपने गांवों में, प्रदेश के अन्य शहरों में क्वारंटीन, होम क्वारंटीन हो रखे हैं, उनके द्वारा ऐसी घटनाएं जिसमें वो होम क्वारंटीन का उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध मजबूरन हमें कार्रवाई करनी होगी। इसीलिए अपील है कि सभी के सब अपने होम क्वारंटीन के नियमों का पालन सख्ती से करें। सभी उत्तराखंड वासियों को मेरा हार्दिक नमस्कार। जैसा आप अवगत हैं
काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे उत्तराखंड के नागरिक जो विभिन्न प्रांतों में स्ट्रैंडेड थे, फंसे हुए थे लॉकडाउन के अंतर्गत, उनका शासन के स्तर से प्रयास करके काफ़ी संख्या में ऐसे नागरिकों को वापस अपने घर लाने का प्रयास किया गया है, जिसमें काफ़ी संख्या में वर्तमान में ऐसे व्यक्ति अपने घरों में, गांव में निवासरत हैं, वहां पहुंच गए। पूर्व में भी मैं ऐसे सभी अपने उत्तराखंड के वापस आए हुए नागरिकों से मेरे द्वारा अनुरोध किया गया था कि जिनको होम क्वारंटाइन करने की कार्रवाई की गई है वह कृपया विधिवत जो नियम है उसके अनुसार अपने घरों में होम क्वारंटाइन का पालन करते हुए रहेंगे। इस संदर्भ में मुझे यह कहना है कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जैसा आप अवगत हैं, उत्तराखंड एक देवभूमि है। हमें इस देवभूमि को पुनः ऐसी स्थिति में लाना है ताकि यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक आए, तीर्थ स्थलों पर आए और हमारा प्रदेश और उसके नागरिक खुशहाल हों। इस ओर हम लोग शासन के नेतृत्व में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जो अपने गांवों में, प्रदेश के अन्य शहरों में क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन हो रखे हैं, उनके द्वारा ऐसी घटनाएं उल्लंघन की आ रही हैं जिसमें वो होम क्वारंटाइन का उल्लंघन कर रहे हैं। इसमें पुलिस द्वारा विधिवत काफी सख्ती भी की जा रही है और मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक हम लोग 298 अभियोग पंजीकृत कर चुके हैं और 414 ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध हम लोगों ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एवं अन्य धाराओं में कार्रवाई सुनिश्चित करी है। मेरा आप सबसे पुनः अनुरोध है, होम क्वारंटाइन के सभी नियमों का पालन करने के कष्ट करेंगे और अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए और उत्तराखंड के स्वास्थ्य के लिए, खुशहाली के लिए कृपया इस पर अत्यंत गंभीरता से ध्यान देंगे। अन्यथा हमें विवश होकर बहुत सख्त कार्रवाई पुलिस की विधिवत कानून के तहत करनी पड़ेगी, क्योंकि हम सभी आपके स्वास्थ्य की कामना करते हैं, इस प्रदेश की स्वास्थ्य की कुशलता की कामना करते हैं। प्रदेश कांग्रेस ने राज्य की त्रिवेंद्र सरकार को कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए पूरी तरह से नाकाम करार दिया है। कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता में बातचीत करते हुए उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने राज्य की बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी शुरू दिन से कोरोना से वैश्विक महामारी की तरह लड़ने के बजाय उसे अपनी सरकार और अपनी पार्टी के फायदे पहुंचाने के जरिए लड़ रही थी। उन्होंने कहा कि आज राज्य में संक्रमण सरकार तक पहुंच गया है और पूरी सरकार क्वारंटीन ही नहीं हो गई बल्कि पूरा शासन तंत्र आज आईसीयू में चला गया है। साहब, लापरवाही हुई है तो लापरवाही के लिए जो कानून आप एक आम आदमी के लिए इस्तेमाल करते हो, वो इस्तेमाल जो है वो तमाम उन लोगों के लिए करिए जिन्होंने लापरवाही करी है। इसमें तो जमातियों के लिए कहा गया था कि जो छुपाएगा उसके खिलाफ 307 का मुकदमा कायम होगा, यही तो कहा था। डीजीपी साहब ने, चीफ सेक्रेटरी साहब ने ऐलान किया था, बाकायदा इसका विज्ञापन छपा था, आपको बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। तो अब जो प्रदेश के अंदर नागरिक हैं, तो वो जमाती हो या प्रवासी हो या स्थायी निवासी हो या पत्रकार हो या नेता हो या मंत्री हो, कोई भी हो, अगर वो किसी प्रकार से लापरवाही कर रहा है, किसी प्रकार से लापरवाही के कारण संक्रमण फैल रहा है, तो जो कानून सूर्यकांत धस्माना के लिए है वही कानून तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए होगा। हमको तो 28 दिन आपने क्वारंटीन कर दिया, हम तो केवल अस्पताल में व्यवस्थाएं देखने गए थे। आपने तो पूरे मंत्रिमंडल की बैठक संक्रमित व्यक्ति के साथ बैठ के कर दी, उसका वॉशरूम सारा कॉमन वॉशरूम वहाँ पर इस्तेमाल हो गया, वहाँ पर चाय पानी नाश्ता सारा हुआ होगा। ऐसा तो है नहीं मंत्रिमंडल की बैठक हुई हो तो चाय और बिस्कुट ना हुआ हो। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जनादेश एक्सप्रेस लाइव। नमस्कार।